सत्र का आगाज हो चुका है। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने 80 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। पहले दिन सदन के बाहर और भीतर ऐसी झलकियां देखने को मिली जो हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गईं। क्या खास रहा, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र की सोमवार को शुरुआत हुई। पहले दिन का आगाज होते ही प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। छठे झारखंड विधानसभा के पहले सत्र में सदन के बाहर और भीतर ऐसी झलकियां देखने को मिली जो हमेशा हमेशा के लिए यादगार हो गईं। कोई नंगे पांव विधानसभा पहुंचा तो किसी ने चौखट पर माथा टेककर सदन में प्रवेश किया। पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने सबसे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। सीएम के बाद बारी बारी से हेमंत कैबिनेट के नए मंत्रियों ने शपथ ली। मंत्री राधाकृष्ण किशोर, दीपक विरुवा, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद यादव, रामदास सोरेन, इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद, सुदिव्य कुमार और सबसे अंत में सबसे युवा मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी को शपथ दिलाई गई। 80 विधायकों के शपथ ग्रहण के दौरान सदन में संस्कृति की भी झलक देखने को मिली। कई सदस्यों ने झारखंड की अलग अलग भाषाओं में शपथ ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिंदी में, मंत्री दीपक ने हो भाषा में शपथ ली। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। मंत्री दीपिका पांडे ने अंगिका और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने संथाली भाषा में शपथ ली। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने भी संथाली भाषा में शपथ ली। JKLM के इकलौते विधायक जयराम महतो ने खोरठा भाषा में बिना देखे शपथ ली। राजमहल से विधायक MT राजा ने उर्दू में, जबकि सीएम सोरेन की पत्नी और गांडे से दूसरी बार विधायक बनी कल्पना मुर्मू सोरेन ने हिंदी में शपथ ली। सदन में एक अलग तस्वीर ये दिखी कि मांडर से कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा त्रिकी ने हाथ में संविधान की प्रति लेकर शपथ ली। मंत्रियों की शपथ के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठे सभी सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और धनबाद से विधायक बाबूलाल मरांडी ने भी पहले दिन शपथ ली और कहा कि विपक्ष लोकतंत्र की रक्षा का काम करता रहेगा, हम पहरेदारी करेंगे। झारखंड विधानसभा का ये विशेष सत्र 4 दिन का है। सभी सदस्यों के शपथ के बाद अब नए अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। पिछली बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे रविंद्रनाथ महतो को दोबारा स्पीकर बनना लगभग तय माना जा रहा है। रांची संवाददाता अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नाला से झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक रविंद्रनाथ महतो का दोबारा से स्पीकर बनना लगभग तय माना जा रहा है। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें रविंद्रनाथ महतो के नाम का एक तरीके से महज औपचारिक तौर पर ऐलान होना ही बाकी है। कैसा रहा है रविंद्रनाथ महतो का सियासी सफर, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। छठी झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन लगभग ये तय हो गया कि जेएमएम विधायक रविंद्रनाथ महतो ही दोबारा स्पीकर बनेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही ये तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन ने भी साफ कर दिया कि नए सदस्यों की शपथ की प्रक्रिया पूरी हो गई है। स्पीकर के लिए सर्वसम्मति से रविंद्रनाथ महतो का नाम तय किया गया है। हाँ, उनका नाम हम लोगों ने प्रपोज किया है और उम्मीद है कि सर्वसम्मति से ये चुने जाएंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद ये तय है कि रविंद्रनाथ महतो ही दोबारा स्पीकर बनने जा रहे हैं। 65 साल के रविंद्रनाथ महतो मूल रूप से जामताड़ा के पाटनपुर के रहने वाले हैं। इनके पिता गोलक बिहारी महतो पेशे से शिक्षक थे। बतौर निर्दलीय रविंद्रनाथ महतो ने राजनीति की शुरुआत की और फिर जेएमएम में शामिल हो गए। बेहद सरल और मृदुभाषी स्वभाव के रविंद्रनाथ महतो चौथी बार नाला सीट से जेएमएम विधायक बने। इन्होंने 2005, 2014, 2019 और 2024 में जीत का परचम लहराया। साल 2009 में मात्र एक बार सत्यानंद झा के हाथों इनकी हार हुई थी। और हमारे दल के आला कमान आदरणीय दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जी और दल के नेताओं ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है और मैं प्रयास करूंगा कि इनके विश्वास में खरा उतरने का।
रविंद्रनाथ महतो की छवि बेदाग और कुशल राजनीतिज्ञ की रही है। इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, उड़िया, भोजपुरी, खोरठा सहित 9 भाषाओं का ज्ञान है। झारखंड विधानसभा के विधायी कार्यों को लेकर इन्होंने एक लंबी लकीर खींची। खास बात है कि झारखंड विधानसभा को पेपरलेस बनाने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। नए स्पीकर के रूप में रविंद्रनाथ महतो के नाम का ऐलान अब महज एक औपचारिकता भर ही है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के लिए बने नवनिर्मित आवास और पूरे कैंपस का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी काम 15 जनवरी 2025 तक पूरे करने का निर्देश दिया ताकि मंत्रियों को आवास आवंटित किया जा सके। उन्होंने कैंपस में क्लब हाउस, बैडमिंटन कोर्ट और पुलिस बैरक का भी जायजा लिया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने बच्चों के खेलने की व्यवस्था करने और झूला लगाने का निर्देश भी दिया। इस मौके पर विधायक कल्पना सोरेन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव नगर विकास विभाग सुनील कुमार भी मौजूद रहे। तो नई सरकार में वित्तीय प्रबंधन बेहतर होगा। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी, ये हमारी कोशिश और प्राथमिकता दोनों ही है। योजनाओं के लिए बजट राशि के सवाल पर हालांकि उन्होंने कहा कि चुनौती है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं और संसाधन बढ़ाकर सभी चुनावी वादे पूरे किए जाएंगे। देख रहे हैं, एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। 2025-26 में हमें विश्वास है कि हम अपने संसाधनों के आधार पे जो रेवेन्यू में वृद्धि करनी है वो हम कर पाएंगे। एक चुनौती है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बात करें, 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात करें, इन चुनौतियों से जो मुफ्त राशि वाली योजनाएं कैसे पार पाएंगे? बजट चुनौती नहीं है, चुनौती है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमारे पास इतना रिसोर्सेज है कि उसको सिर्फ इंक्रीज कर लेना, वो इंक्रीज हम करेंगे। स्वास्थ्य और खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने आज रांची के नेपाल हाउस में पदभार ग्रहण किया और मंत्री इरफान अंसारी ने अपनी प्राथमिकताओं को बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने का काम करना है और देश में झारखंड की बेहतर व्यवस्था से एक सार्थक संदेश पहुंचाने की उनकी कोशिश होगी। Please trust me, I will do better and better and better। लगता है कि भाजपा ने जंग लगा दिया हेल्थ में, तो मैं इसको ठीक करूंगा। अच्छी तरह से मैं इस डिपार्टमेंट को मैसेज दूंगा राज्य में कि यहाँ पर भी अच्छा हेल्थ हो सकता है, अच्छा स्वास्थ्य हो सकता है। दिल्ली से अच्छा करूंगा और दिल्ली के लोग झारखंड आएंगे, देश के लोग झारखंड आएंगे स्वास्थ्य का इलाज कराने के लिए। कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने पदभार ग्रहण कर लिया। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के अनुसार योजना बनाने से ज्यादा योजना को धरातल पर उतारना जरूरी है। किसानों को बैंक से कैसे ऋण मिले, इस पर उनका जोर होगा। साथ ही किसानों के उत्पादन का सही मूल्य उन्हें दिलाने का वो प्रयास करेंगे। नहीं दे पाए हैं किसानों को, जिस वजह से अधिक हमारे किसान पलायन करते हैं और दूसरे राज्य में जाके मजदूरी करने में बेबस है। तो कैसे मुझे लगता है उन सिस्टम को पूरा व्यवस्थित करूं। इसके अलावे जो डायरेक्ट बेनिफिट्स है किसानों को, चाहे वो इरिगेशन का, सिंचाई की बात कह ले या एक डिफाइंड प्राइस डेफिनेशन भी बहुत जरूरी है। आज बिचौलियों से सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है किसानों को। योजनाएं सरकार लाती हैं, धरातल में हम लोग उसको नहीं ले जा पा रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि कैसे हम लोग एक कम्युनिकेशन, क्योंकि जैसे जनजाति समाज होता है, पिछड़ा समाज होता है, मुझे तो लगता है कि किसानों का एक अलग ही ये कम्युनिटी है और कम्युनिटी तक हम लोग कैसे एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पाए, ये हमारे विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए। जेएलकेएम यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें डुमरी विधायक जयराम महतो फोन पर एक नाजिर को धमकाते नजर आ रहे हैं। इसमें विधायक घूसखोर नाजिर को पटक कर मारने की बात कहते सुनाई भी देते हैं। आरोप है कि नाजिर ने 10,000 रुपए घूस के तौर पर लिया था, जिसकी शिकायत मिलने पर विधायक भड़क गए और फोन पर ही नाजिर को पटक कर मारने की बात कह दी।
बात कर अरे नाजिर, मारेंगे पटक के बोल दे रहे हैं। सुन लीजिए, क्या प्रॉब्लम? तुम विधायक से टर्न में बात करोगे? नाजिर हो कि प्रधानमंत्री हो? एक तो 10,000 रुपए घूस खा के बैठे हो और तुम इस टर्न में बात करोगे? इस टर्न में तुम बात करोगे? रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से 50 लाख की रंगदारी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस की तरफ से खुलासा किया गया है। मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने रांची पुलिस और एटीएस के सहयोग से आरोपी मिनहाजुल को गिरफ्तार किया। आरोपी मिनहाजुल को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाया जाएगा। गाड़ी का मामला नहीं था। असली में एक मिनहाज नाम का व्यक्ति है जिसको कुछ पारिवारिक समस्या थी, उसकी बेटी का संबंध था और वह चाहता था उस आदमी को जो मोइज नाम का था फंस जाए, और मोइज ने जो अपना मोबाइल और सिम दिया था उस सिम को उसने जब्त कर लिया अपने बेटी के पास से, और उस सिम के द्वारा उसने मैसेज भेजा ताकि मोइज के नाम से सब्सक्राइबर मोइज है तो वो अरेस्ट हो जाए। तो उसको फंसाने की दृष्टि से उसने ये मैसेज किया था। इसके आगे कोई बात, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं था। मुझे लगता है जो जिसने धमकी दिया है उसको बहुत जानकारी नहीं थी। उसका मोबाइल का लोकेशन और मोबाइल का पूरा डिटेल्स तो रात में खबर आ गई थी माननीय मंत्री जी के यहाँ से, तो रात में ही हम लोगों ने उसको ट्रेस आउट कर लिया था। तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के ग्रुप को लगाया था और रात में उसके घर पे छापा भी मारा था। तो उस टाइम पे वो नहीं पकड़ा गया था, उसका भाई पकड़ा गया था। लेकिन मेन आदमी सब पकड़े गए और दिल्ली पुलिस में चूंकि केस हुआ तो ले गए दिल्ली पुलिस साथ में। राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ को धमकी देने के मामले में दिल्ली पुलिस ने रांची पुलिस के सहयोग से एक बड़ी कार्रवाई की है और मामले में जो आरोपी मिनाजुल अंसारी है उसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इसे ट्रांजिट रिमांड पर अब दिल्ली ले जाया जाएगा, जिसे लेकर देख सकते हैं इस वक्त गाड़ी पर बिठाया गया है और जहां से इन्हें ट्रांजिट रिमांड की ओर ले जाया जा रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो की गई है। और सर इन्हें कहाँ अभी फिलहाल मेडिकल लेके जाएंगे केंद्र सामुदायिक केंद्र में, वहाँ से मेडिकल करवाने के बाद ट्रांजिट रिमांड कोर्ट में पेश करेंगे ट्रांजिट रिमांड के लिए। सर दिल्ली लेके जाना है जी, वही केस वहाँ केस की विवेचना आगे करेंगे। साफ तौर से कहा जा सकता है मिनाजुल अंसारी के द्वारा जिस तरह से जो कहा जाए धमकी दी गई थी और जान से मारने को कहा गया था, उस मामले में दिल्ली पुलिस और रांची पुलिस के सहयोग से ये कार्रवाई की गई है। पूरे मामले में जो जानकारी है उसके अनुसार मिनाजुल अंसारी ने अपनी बेटी के प्रेमी मोइज से बदला लेने के लिए ये पूरी साजिश रची थी और उसी के मोबाइल से मैसेज किया था संजय सेठ जो कि केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री है उन्हें, और 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और न देने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। तो कहा जा सकता है इस पूरे केस का उद्भेदन कर लिया गया है और मामले में जो आरोपी मिनाजुल हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। देवघर बाबा बैद्यनाथ के गर्भगृह में शिवलिंग के चारों ओर जलहरी में कुछ केमिकल लगाकर फोटो और फिर उसके वायरल वीडियो को लेकर सवाल उठ रहे थे, जिसे पुरोहित समाज ने शिवलिंग से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित समाज के संरक्षक दुर्लभ मिश्रा ने इसे अनैतिक बताया और दोषी को सजा नहीं मिलने पर हाईकोर्ट जाने तक की चेतावनी दी गई। पूरे मामले पर हालांकि एसडीओ का कहना है कि शिवलिंग से कहीं कोई छेड़खानी नहीं हुई है। चाहे वो चपरासी हो, दरोगा हो, मैनेजर हो, कोई भी हो, उनको कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया करेंगे। और हस्तक्षेप हो तो उसका प्रतिवाद करे, बाकी चीज हम देख लेंगे किसका कितना औकात है। इसलिए हम चेतावनी देते हैं अधिकारियों को भी कि तुरंत कार्रवाई हो, और दूसरी कि इसमें लेन देन का धंधा बंद होना चाहिए। लेन देन से अगर निपटाया जाएगा तो हम लोग हाईकोर्ट पहुंचेंगे। छेड़छाड़ को मैंने एसडीओ साहब को भी अवगत कराया और वो जो छेड़छाड़ हुई है एसडीओ साहब ने उनको देखा और उन्होंने बाहर निकल के हमको आश्वासन दिया है कि बाबा इसमें छेड़छाड़ तो हुई है, इसके पीछे जो भी होगा उस पर कार्रवाई होगी। मंदिर में जो रूटीन वर्क होना है, अर्घा जो चांदी का अर्घा है बाबा भोला के शिवलिंग के अराउंड में, तो उसके में और शिवलिंग के बीच में थोड़ा सा गैप रह जाता है, तो उसे फिल करने का रेगुलर प्रोसेस है। 2-3 बार पहले भी फिल हो सकता है।
तो कर्मचारी ने क्या किया कि सीमेंट थोड़ा सा इस एरिया में भी लगा दिया था, क्योंकि वहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो गए थे, थोड़े थोड़े छेद डेवलप हो गए थे। उसके लिए उसने अनाउंसमेंट किया था, लेकिन हम लोगों ने सबको नहीं बुलाया था वहाँ पे प्रॉपर विधि व्यवस्था से, तो उसके कारण थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ। वो चीज़ हटा दिया गया, उसी के बाद हटा दिया गया, जो गलती हुई थी वहीं पे उसे ठीक कर दिया गया। अभी बाबा भोला का अवतार जैसे पहले था वैसा ही है, और थोड़ा सा जो देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में इन दिनों बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह के अंदर शिवलिंग की एक फोटो काफी तेजी से वायरल हो रही है और उस शिवलिंग के जो है चारों ओर अर्घा में कुछ जो है वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का अर्घा में कुछ केमिकल लगा हुआ दिख रहा है, जिसको लेकर देवघर के जो है पुरोहित समाज जो है वो काफ़ी आक्रोश नजर आ रहे हैं। और दुर्लभ मिश्रा की माने तो उन्होंने ये बताया कि इस तरह की कोई भी जानकारी किसी के साथ भी साझा नहीं किया गया है और बिना किसी की जानकारी के बगैर मंदिर के शिवलिंग के अर्घा में यह कार्य किया गया है, जो कि पूरी तरह से धर्म के विरुद्ध ये कार्य किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये लोग श्राइन बोर्ड के असेंबली में भी इस बात को रखेंगे और उसके अलावा इस बात को लेकर जो है हाई कोर्ट तक भी पहुंच सकते हैं। वहीं अगर देवघर एसडीओ की माने तो उन्होंने कहा कि यह एक नियमतः जो है वो हर एक समय के बाद जो है वो शिवलिंग के चारों ओर जो चांदी लगा हुआ है उसकी रिपेयरिंग का कार्य किया जाता है, जो कि काफ़ी दिनों से गैप था और काफ़ी दिनों से यह ठीक इसको उस चीज़ को ठीक करना था, जिसके बाद यह ठीक कराया गया था और भूल बस जो है वो अर्घा में कुछ सीमेंट का जो वो लगा दिया गया था, जिसको लेकर तुरंत से उसे उसकी साफ सफाई करा दी गई है और पुनः जिस तरह से शिवलिंग था उसे पुनः उस तरह से कर दिया गया है। लेकिन जो जिस तरह से जिनकी भी ये गलती है उसे उस दोषी को जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पूरे प्रकरण में देवघर एसडीओ का कहना है कि इसमें भ्रांति भी फैलाई जा रही है। मंदिर में गर्भगृह में बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और जो भी सब्सटेंसेस उसमें दिख रहे हैं उसे हटा दिया गया है और पुनः शिवलिंग जैसा था उस रूप में कर दिया गया है। अनीश दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। रांची के हिंदपीढ़ी मुजाहिदनगर लकड़ी पुल के पास 22 वर्षीय युवक रिजवान का शव नाले से बरामद किया गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए हत्या या हादसा इन दोनों एंगल पर जांच शुरू कर दी गई है। शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। तो अभी प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जैसे लोग बता रहे हैं कि 4 तारीख से ही वो घर नहीं आए हुए थे, गायब थे और घर पे नहीं सो कि यहाँ पे भी वो सोते थे, जहाँ अभी बेड भी लगा हुआ है देखे हम लोग भी। तो अभी दोनों बिंदु पे जांच चल रही है, अपने से गिरे हैं या कुछ और भी घटना है, तो दोनों तरफ से हम लोग अभी इस पर जाँच करेंगे और अभी जैसे ही हम लोग निकाल लिए हैं और उसको पोस्टमार्टम करवाते हैं और परिजन उन लोग से पूछते हैं कि और भी अगर कुछ बताना चाहेंगे तो उस बिंदु पे भी हम जांच करेंगे। जमशेदपुर की स्वर्णरेखा नदी में शुक्रवार की शाम युवक मनीष कुमार डूब गया था। घटना के 3 दिन के बाद सोमवार को उसका शव नदी से निकाला गया। मौके पर मौजूद मृतक के परिजनों ने गोविंदपुर बस्ती की रहने वाली युवती पर हत्या का आरोप लगाया है और लड़की से झगड़े के बाद उसके साथ मौजूद 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए शव को नदी में फेंकने की बात कही गई। घटना के बाद पुलिस आरोपी युवती और उसके साथियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। नहीं है, अपना मर्जी से कभी जिंदगी में डूबता भी नहीं। इसका अच्छा खासा से तैरने भी आता था, डुब्बी वाला अंदर अंदर तैरता था ही। इसका मार के बहाना करके पहले से 3 लड़की मौजूद थी वहाँ में, एक लड़का भी मौजूद था, 1 की 2 लड़का। और बाद 5 बजे के टाइम इसका फोन करके बुलाया गया। कौन है लड़की? लड़की लोग कौन लोग है? लड़की के नाम है सोनम कुमारी। अच्छा, वो कहाँ रहती है? उसका फुआ है, सब यही जमे है। परिवार लोग का क्या कहना क्या है? परिवार लोग कहना है कि थाना पर भारी को डीएसपी साहब को भेजिए। अच्छा, तो हम लोग उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, प्रक्रिया चल रहा है। क्या बोल रहा है कि मतलब कैसे डूबा है कि कोई डुबा दिया ऐसा? मारने का बोल रहा है कि मार के डुबाया। मार के डुबाया। आप लोग जांच कर रहे हैं? जी, जांच कर रहे हैं। कोडरमा के शहरी क्षेत्र झुमरी तलैया में डीटीओ और नगर प्रशासन की अगुवाई में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान 4 लेन के सर्विस रूट पर भारी वाहनों की पार्किंग पर कार्रवाई हुई, साथ ही मरम्मत के लिए खड़ी गाड़ियों से जुर्माना तक वसूला गया। सामानों को भी जब्त किया गया है। रिपेयरिंग दुकानों को सड़क पर किसी भी गाड़ी की मरम्मत नहीं करने की चेतावनी दी गई। झुमरी तलैया बाजार में भी सड़कों पर फुटपाथ दुकानदारों को अतिक्रमण नहीं करने की नसीहत दी गई।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां तिरहुत स्नातक उपचुनाव में पहले राउंड की गिनती पूरी हो गई और पहले राउंड में शिक्षक नेता निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर ब्रजवासी आगे चल रहे हैं। जेडीयू के अभिषेक झा को 1184 मत मिले हैं। आरजेडी के गोपी किशन को 1234 मत मिले हैं। जनसुराज के विनायक गौतम को 1610 मत मिले हैं। वहीं निर्दलीय वंशीधर जो कि इस वक्त आगे चल रहे हैं, निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी को 3133 मत मिले हैं। वंशीधर ब्रजवासी विनायक गौतम से 1523 वोट से इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। पहले राउंड की गिनती पूरी की जा चुकी है। निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर इस वक्त बढ़त बनाते हुए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।